कॉलोनाइजेशन के लिए अवेलेबल हो जाती है, चाहे वो एक खाली पड़ा खेत हो, चाहे वो एक वॉल्केनिक इरप्शन से निकला हुआ लावा हो, उसके ठंडे होने के बाद में, या कोई रॉक हो, कोई भी क्या कह सकते हैं ना, खाली जगह उपलब्ध होती है, तो सक्सेशन के लिए एक एनवायरनमेंट बन जाता है वहां पे। ठीक है, और वहां पे जो फर्स्ट कम्युनिटी आती है उसको हम क्या नाम देते हैं? पायोनियर कम्युनिटी। तो ये जो स्पेस उपलब्ध हुआ, यह स्पेस ऑटोजेनिक सक्सेशन का आरंभ जो है वो यहीं से होता है। अब इसमें शुरू में जो कम्युनिटी एस्टेब्लिश होती है वो एक मेटाबॉलिकली कह सकते हैं अपन एनवायरनमेंट के साथ में इम्बैलेंस के साथ चलती है, संतुलित होती है। कारण क्या है कि उस कम्युनिटी में जो भी जीव सबसे पहले आके रहते हैं उनके अंदर जो गुण होते हैं, जो उनके लक्षण होते हैं, उस आधार पे उनका जो प्रोडक्शन होता है, जिसको अपन बायोलॉजिकल भाषा में बोलते हैं ग्रॉस प्रोडक्शन, जिसको अपन नोट करते हैं कैपिटल बी से, तथा कम्युनिटी रेस्पिरेशन, जिसको अपन नोट कराते हैं कैपिटल आर से, वो बैलेंस में नहीं होता। वो या तो कम होता है या उससे अधिक होता है। मींस या तो पी की वैल्यू आर की वैल्यू से कम होगी, या पी की वैल्यू आर की वैल्यू से अधिक होगी। या तो प्रोडक्शन की जो रेट है, ग्रॉस प्रोडक्शन की रेट है, वो रेस्पिरेशन की रेट से कम होगी, या रेस्पिरेशन की रेट से अधिक होगी। यहाँ पे रेस्पिरेशन से सीधा मतलब है ऊर्जा उत्पादन। ठीक है, अब धीरे धीरे जब ये स्टेबिलिटी आती है, कम्युनिटी जो है वो एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी की तरफ अग्रसर होती है, तो ये असंतुलन धीरे धीरे समाप्त हो जाता है और P इज इक्वल टू आर वाली स्टेट आ जाती है। यानी कि बायोमास तथा प्रोडक्शन का रेशियो सक्सेशन के दौरान वो कंटिन्यू ग्रो करता है। ये की पॉइंट है, बायोमास का तथा प्रोडक्शन का रेशियो जो होता है अनुपात, वो सक्सेशन के दौरान जब तक वृद्धि करता रहता है जब तक कोई स्टेबल कम्युनिटी वहां पे एस्टेब्लिश नहीं हो पाती। अब जब अपने को पता है कि सक्सेशन हो रहा है, तो सबसे पहले जो आएगी वो कम्युनिटी पायोनियर कम्युनिटी कहलाएगी। उसके क्या गुण होंगे? वो कम्युनिटी शॉर्ट लाइफ स्पान वाले जीव होते हैं, उनका जीवन काल बहुत ही अल्प होता है। उनके द्वारा निर्मित जो स्पोर्स हैं या जो बीज हैं, जो प्रजनन में क्या कह सकते हैं एक की रोल प्ले करते हैं, वो बहुत ही हल्के होते हैं, आसानी से डिस्पर्स होने वाले होते हैं, है ना। और वो रफ टफ कंडीशंस को टॉलरेट करने के लिए अपने आप को अनुकूलित रखते हैं, और ये सारे फीचर होते हैं पायोनियर कम्युनिटी के, है ना। और धीरे धीरे ये पायोनियर कम्युनिटी जो होती है वो एक के बाद एक जब शेयर्स होते हैं तो वो क्लाइमेक्स कम्युनिटी में बदल जाती है। तो इनिशियली जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी होती है वो लंबे समय तक यदि बनी रहे, कब बनी रहेगी? जब तक कोई एनवायरमेंटल डिस्टरबेंस नहीं होगा। तो ऐसे केस के अंदर ये P जो होता है इसकी वैल्यू R के बराबर हो जाती है, यानी कि प्रोडक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। तो यहाँ पर तीन बिंदु निकल के आते हैं। यदि सक्सेशन ऑटोट्रॉफिक है तो P इज ग्रेटर देन R, यानी कि ये जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है ये कम होगी, है ना, या दूसरे शब्दों में ग्रॉस प्रोडक्शन अधिक होगा। अगर हीटरोट्रॉफिक सक्सेशन है तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि बायोमास ये कम है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन अधिक है। और क्लाइमेक्स स्टेज में कम्युनिटी मेटाबॉलिज्म जैसे कि अपन कह रहे हैं P इज इक्वल टू R हो जाता है। ये उसकी पहचान है। आपसे वो पूछ ले कि साहब निम्न में से कौन सा लक्षण क्लाइमेक्स कम्युनिटी की पहचान है, तो आंसर इज P इज इक्वल टू R। ये इसका एक की पॉइंट है। ठीक है, इसी को अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। क्लाइमैक्स के कंसेप्ट को जब अपन स्टडी करते हैं तो अपन क्या पाते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु जो अपन ने डिस्कस किया है दैट इज P इज इक्वल टू R कम्युनिटी। क्लाइमैक्स कम्युनिटी की पहचान है स्वयं ये क्लाइमैक्स कम्युनिटी अपने फिजिकल फैक्टर्स जो कि इसके सराउंडिंग में एनवायरमेंटल फैक्टर्स उनके साथ ही कैसे रहती है, इक्विलिब्रियम यानी कि साम्यावस्था में रहती है। अब ये दो प्रकार के क्लाइमैक्स हैं जिनको मैंने लिख रखा है। एक तो होता है रीजनल, एक सिंगल है, या क्लाइमेटिक क्लाइमैक्स। और इस क्लाइमेटिक क्लाइमैक्स का जो निर्माण है वो क्षेत्रीय क्लाइमेट द्वारा होता है। जो उस एरिया का क्लाइमेट है वो इसका निर्धारण करता है क्लाइमेटिक क्लाइमैक्स का। दूसरा क्लाइमैक्स या कई प्रकार के दूसरे और क्लाइमैक्स भी होते हैं जिनको अपन लोकल या इडेफिक क्लाइमैक्स कहते हैं। मतलब एक तो हो गया एनवायरमेंट का या क्लाइमेट का क्लाइमैक्स, एक इस तरह का एनवायरमेंट क्रिएट हो गया, बाय एंड लार्ज ऐसा ही रहेगा, वो क्लाइमेट स्वयं निर्धारित करता है।
दूसरे फैक्टर्स होते हैं छोटे मोटे, वो इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। बाकी दूसरे होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, एक से अधिक होते हैं, यूं मान लो। और ये कहलाते हैं लोकल या एडेफिक क्लाइमेक्स। और इनका निर्धारण कोई एक फैक्टर ना करके खासतौर से टोपोग्राफी यानी कि जो सतह है जिसपे प्लांट या वेजिटेशन ग्रो करती है उस पे, या लोकल माइक्रो क्लाइमेट द्वारा निर्धारण होता है इसका। लोकल माइक्रो क्लाइमेट मतलब एक छोटा सा हैबिटेट जिसमें एक पर्टिकुलर स्पीशीज पाई जाती है, उसका माइक्रो क्लाइमेट कहलाता है। चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो कोई दूसरा बड़ा वृक्ष हो या कोई जंतु हो, उसका माइक्रो क्लाइमेट कहलाता है, जिसमें वो विशेष रूप से आवास में रहता है। तो ये इसका निर्धारण करते हैं। ऐसे कई मिल जाते हैं, तो ये क्या कहलाता है, लोकल या एडेफिक क्लाइमेक्स कहलाते हैं। तो ये दो तरह के क्लाइमेक्स हुए, है ना। उसके बाद का पॉइंट क्या है कि सक्सेशन जो होता है वो एडेफिक क्लाइमेक्स के रूप में होता है। और इसमें क्या होता है कि जो सॉइल, वाटर और जो दूसरे एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो होते हैं ना, वो कमोबेश चेंज तो होते हैं, परिवर्तित तो होते हैं, लेकिन उनमें इतना परिवर्तन कभी नहीं आएगा कि वो इकोसिस्टम बिल्कुल एक क्या कह सकते हैं ना, समाप्ति की ओर चला जाए। ये इसकी पहचान होती है क्लाइमेक्स कम्युनिटी की, कि जब तक कि कोई महाविनाशकारी घटना नहीं हो जाए, जब तक वो छोटे मोटे चेंजेस को आसानी से टॉलरेट कर सकते हैं वहां पर रहने वाले जीव जंतु, और न केवल टॉलरेट करते हैं बल्कि उसी के अंदर थ्राइव करते हैं, उसी के अंदर सक्सेसफुली निवास करते हैं। ये पॉइंट लिख रखा है। सक्सेशन की समाप्ति एडेफिक क्लाइमेक्स के रूप में होती है, जिसमें टोपोग्राफी, सॉइल, वाटर और एयर में डिस्टर्बेंस, फायर इत्यादि से इकोलॉजिकल डेवलपमेंट कभी भी समाप्ति की ओर अग्रसर नहीं होगा। ये शब्द दिया था क्लीमेंट्स ने, और अभी तक ये टॉपिक विवादों में ही है, सही बताऊं तो मैं आपको, क्योंकि कई वैज्ञानिक जो है क्लाइमेक्स के कंसेप्ट से एग्री नहीं होते। फिलहाल अपने को टॉपिक आगे पढ़ना है, जिसमें अपने को देखना है क्लाइमेक्स के क्या फीचर्स होते हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं अपन 3 पॉइंट से, यूनिटी, स्टेबिलिटी और ओरिजिन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशंस। फाइलोजेनेटिक यानी कि जाति वृत्ति संबंध परस्पर। यूनिटी के जो 3 फीचर्स हैं, यूनिटी, स्टेबिलिटी और तीसरा है ओरिजिन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशंस। तो इनको अपन संक्षेप में देख रहे हैं। यूनिटी का अर्थ ये कि क्लाइमेक्स अपने आप में एक यूनिट है, एक इकाई है, जो कि क्लाइमेट का इंडेक्स दर्शाती है कि क्लाइमेट किस प्रकार का रहेगा। ये जो क्लाइमेक्स है उसके जितने भी जीव जंतु हैं, जिनको अपन बायोलॉजी में या इकोलॉजी के टर्म्स में ग्रोथ फॉर्म्स कह देते हैं, वो क्लाइमेट का टाइप दर्शाते हैं, क्लाइमेट किस प्रकार का रहेगा। ठीक है, ये एक फीचर हो गया क्लाइमेक्स का, क्योंकि ये चरम पर है अपने, तो चरम पर है तो नेचुरल है, इसके अपने खुद के कुछ लक्षण है, तो उनमें से ये लक्षण प्रमुख है जो क्लाइमेट को डिटरमाइन करता है। दूसरा है स्टेबिलिटी, जिसको अपन हिंदी में कह सकते हैं स्थायित्व। कोई भी क्लाइमेक्स कम्युनिटी, जैसे कि मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि P=R है, तो ये स्थायित्व है। जितना बायोमास है उतना रेट ऑफ रेस्पिरेशन है ना। तो ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो होती है, इसमें दूसरी कम्युनिटीज के साथ में जो प्रतिस्पर्धा होती है, उस प्रतिस्पर्धा का इतना बहुत ज्यादा प्रभाव इस पे नहीं पड़ता, और उनसे ये रिप्लेस नहीं हो सकती, उनसे विस्थापित नहीं हो सकती। बल्कि इसमें जितने भी गिने चुने जो जीव जंतु हैं, उनके खुद के अपने अभिलाक्षणिक गुण होते हैं, अभिलाक्षणिक लक्षण होते हैं। ठीक है, ये है इसकी स्टेबिलिटी दर्शाता है, इसका स्थायित्व दर्शाता है। तीसरा जो पॉइंट है ओरिजिन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ओरिजिन यानी उत्पत्ति, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का अर्थ होता है जाति वृत्ति संबंध। अब हम क्या देखते हैं कि पूरे विश्व में अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग महाद्वीपों में, अलग अलग देशों में अलग अलग तरह के क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, और वहां की अपना एक लोकल फौना और फ्लोरा होता है, वहां के जीव जंतु वहां के स्पेसिफिक होते हैं। लेकिन जब अपन उनको कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, उनकी इवोल्यूशनरी ट्रेंड देखते हैं, उद्विकासीय ट्रेंड देखते हैं, तो अपने को क्या लगता है, कई जगह समानताएं देखी जाती हैं प्रजातियों की उत्पत्ति, उनके स्थायित्व और इस तरह की कई चीजों को लेकर। ये चीज अपन ने यहाँ पे लिख रखी। प्रत्येक क्लाइमेटिक रीजन में क्लाइमेक्स कम्युनिटी की डेवलपमेंटल स्टेजेस के स्वयं के अपने कैरेक्टर्स होते हैं। डेवलपमेंटल स्टेजेस जो भी होती हैं किसी भी जीव की, उनके सबके अपने स्वयं के लक्षण होते हैं, और ये क्लाइमेट का टाइप जो होता है वो निर्धारित करते हैं लक्षण, खासतौर से प्लांट्स। ठीक है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी में चेंजिंग क्लाइमेट के साथ बदलाव आते रहते हैं। बहुत जरूरी है, पता लगा एनवायरनमेंट चेंज हो गया, जीव में परिवर्तन नहीं आ रहे तो दिक्कत हो जाएगी, फिर जीव वहां से गायब हो सकते हैं। तो जीवों में बदलाव आते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, कईयों में प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सर्वाइवल में हेल्प करता है, ये सारे बिंदु होते हैं। तो चेंजिंग क्लाइमेट के साथ उनको जो है बैलेंस करने में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजीज।
उनके बने रहने के लिए। तो अपन फाइनली क्या कह सकते हैं कि पूरे विश्व में जितनी भी क्लाइमेक्स कम्युनिटीज हैं उनके अंदर जितने भी जीव जंतु हैं उनमें कहीं ना कहीं जो है वो समानांतरता पैरेललिज्म देखा जा सकता है। उद्विकास की दृष्टि से, जातिवृत्ति की दृष्टि से कहीं ना कहीं उनमें कोई रिलेशनशिप हमेशा देखने को मिल सकता है। ठीक है, इकोलॉजी में क्लाइमेक्स को समझने के लिए 3 थ्योरीज दी गई हैं। सबसे पहले तो अपन नाम लेते हैं यहाँ पे क्लीमेंट्स का, जिन्होंने मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी के बारे में चर्चा की थी। सबसे पहले यही थ्योरी आई थी। आजकल इसको ज्यादा मान्यता, ज्यादा वेटेज नहीं दिया जाता क्योंकि इसके पीछे कोई स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। बेसिकली उस टाइम के डेटास के अनुसार ये बात कह दी गई थी। आजकल के साइंटिस्ट पे यकीन नहीं रखते। इस थ्योरी के अनुसार जो किसी भी क्या कह सकते हैं ना, एक क्लाइमैक्स कम्युनिटी जो होती है, जब वो अपने आप को एस्टेब्लिश कर चुकी होती है तो एनवायरनमेंट के साथ में कोऑर्डिनेशन के तालमेल बिठा के वहां पे रहती है। ये अपन कई बार कह चुके हैं, है ना। और ऐसे स्टेट में क्या होता है कि जो लैंड सरफेस है उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट की, जो जमीनी सतह है, उसका अधिकांश क्षेत्रफल जो होता है, अधिकांश एरिया जो होता है, वो क्लाइमेक्स कम्युनिटी द्वारा ही ऑक्यूपाइड रहता है। और वहां का जो लोकल क्लाइमेट है वो भी वो क्लाइमेक्स कम्युनिटी ही तय करती है। यानी कि स्टेबल क्लाइमेट होने पर क्लाइमेक्स कम्युनिटी अनंत समय तक बनी रहेगी, जो प्रैक्टिकली बड़ा मुश्किल है। क्योंकि क्लाइमेट स्टेबल रहेगा तो कम्युनिटी स्टेबल रहेगी, तो ये एक अपने आप में क्वेश्चन मार्क वहीं पर लग जाता है। तो इस थ्योरी पे कई क्रिटिसिज्म आए अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा। तो इसको अपन एक अलग छोटे से टॉपिक के रूप में पढ़ रहे हैं। कोवेल्स एक साइंटिस्ट, इकोलॉजिस्ट, उनके अनुसार सक्सेशन में इक्विलिब्रियम स्टेट यानी कि स्टेबिलिटी कभी प्राप्ति नहीं होती। यानी कि ये सक्सेशन जो होता है ये वेरिएबल रहता है, बदलता रहता है। कभी तेज हो जाएगा, फास्ट प्रोसेस हो जाएगा, कभी स्लो प्रोसेस हो जाएगा, है ना। और ये कभी भी स्थिर नहीं होता। दूसरे एक और साइंटिस्ट हैं कोवेल्स के बाद में, कूपर, इनका बड़ा नाम है। इनके अनुसार क्लाइमेक्स एक ऐसी सिचुएशन है, एक ऐसी स्थिति है जिसमें मिनिमम चेंजेस होते हैं। ये बात बड़ी लॉजिकल है कि क्लाइमेक्स किसे कहेंगे, ऐसी कंडीशन, ऐसी एनवायरमेंटल कंडीशन जिसके अंदर जो परिवर्तन है उनकी दर न्यूनतम रहती है। और क्लाइमेक्स को अपन एक जीव के रूप में नहीं देख सकते, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म के रूप में अपन कभी नहीं देख सकते उसको। तो जब आपने ये कह दिया कि उसको एक सिंगल ऑर्गेनिज्म के रूप में अपन नहीं देख सकते, तो अपन उसको एक यूनिट के रूप में कभी नहीं मान सकते। तो यहाँ पर कई चीजों को अपन ने डिस्कार्ड कर दिया। इसी को अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी का जो क्रिटिसिज्म है वो अपन कंटिन्यू करते हैं। क्लीमेंट्स द्वारा प्रतिपादित मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी का सबसे जो विवादास्पद पहलू है वो ये है कि यहाँ पर दोनों चीजों को लिंक करने की कोशिश करी गई। एक है क्लाइमेक्स, एक है क्लाइमेट। क्लाइमेक्स और क्लाइमेट को आपस में बहुत क्लोजली रिलेटेड दर्शाया है, जो कि हर संदर्भ में ठीक नहीं बैठता, है ना। तो ये सबसे बड़ा इसका विवाद है, क्योंकि कई वैज्ञानिकों ने देखा कि क्लाइमेक्स के पीछे केवल क्लाइमेट जिम्मेदार नहीं है, बल्कि वहां के आसपास की जो परिस्थितियां हैं क्लाइमेट के अलावा वो भी उतनी ही इन्वॉल्व होती हैं उस क्लाइमेक्स को निर्मित करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल सॉइल का टाइप है, टोपोग्राफी का मतलब है लैंडस्केप वगैरह, ये सारा जमीन कैसी है, और बहुत सारे कारण हैं जिनमें वेरिएशन होता है, और इस कारण से एक न करके कई क्लाइमेक्स वहां पे बन सकते हैं। तो केवल एक समान क्लाइमेट के कारण ही एक कम्युनिटी के क्लाइमेक्स का बन जाना ये उचित कंसेप्ट नहीं है किसी भी एंगल से। और इसको खारिज करने के लिए टेंसले, जो एक इकोलॉजिस्ट है अपने जमाने के महान इकोलॉजिस्ट टेंसले, उन्होंने क्लाइमेक्स को केवल क्लाइमेट से नियंत्रित न रहकर एक से अधिक कारकों से नियंत्रित रहना बताया है ना। इसी प्रकार क्लाइमेट जो क्लाइमेक्स है, तो मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी के रूप में अपन इसको जानते हैं। इसको है ना एक और नाम से जाना जाता है, जिस नाम से क्लीमेंट्स ने इसको बताया था, वो था क्लाइमेटिक क्लाइमेक्स। तो क्लाइमेटिक क्लाइमेक्स जो है इसका वास्तविक नाम है, और पॉपुलरली इसको कह देते हैं मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी। तो इस थ्योरी को इसी जो है बिंदुओं के चलते अपन ने बहुत ज्यादा इसकी एक्सेप्टेंस नहीं है, ठीक है। तो इसके साथ साथ अपन एक थ्योरी को पढ़ चुके हैं, मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी। अब आती है पॉलीक्लाइमेक्स थ्योरी। नेक्स्ट लेक्चर में उसको अपन देखते हैं। इसलिए द्वारा प्रतिपादित जो पॉलीक्लाइमेक्स थ्योरी थी उस पर कई ऑब्जेक्शन आ रहे थे, एक के बाद एक कई ऑब्जेक्शन आने के कारण
जो था, एक नया कंसेप्ट जो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, वो टेंसले द्वारा दिया गया था, वो था पॉलीक्लाइमैक्स। इस चीज में काफी कंट्रोवर्सी हुई, तो उस कंट्रोवर्सी को अवॉइड करने के लिए जो क्लीमेंट थे, उन्होंने एक नया कंसेप्ट दिया कि यार कई चीजें ऐसी हैं जो कि पॉलीक्लाइमैक्स से पहले या उसके दौरान या इस तरह से जो है वो जो अपन ने क्लाइमेटिक क्लाइमैक्स दिया उसके बीच में आ जाती हैं, उसके बाद आती हैं। तो कई नई टर्म्स दे दी उन्होंने अपने सिद्धांत को सही ठहराने के लिए। अब वो पॉइंट बेसिकली ऐसे थे कि वो मोनोक्लाइमैक्स थ्योरी में और अधिक जटिलता उत्पन्न कर रहे थे। अब दो थ्योरी में थोड़ा सा विवाद है, एक है मोनोक्लाइमैक्स, एक है पॉलीक्लाइमैक्स। क्लीमेंट्स अपने आप में एक बड़ी हस्ती, और टेंसले वो भी उनके बाद के वैज्ञानिक थे, उन्होंने भी काफी अच्छा काम किया इकोलॉजी के फील्ड में। तो इनके अनुसार पॉलीक्लाइमैक्स थ्योरी के अनुसार एक हैबिटेट में सक्सेशन पूर्ण होने पर एक से अधिक क्लाइमैक्स कम्युनिटी विकसित हो जाती हैं। ये बात अपन कर रहे हैं। कारण क्या है इसका? क्योंकि क्लाइमेट के अतिरिक्त दूसरे जो कारक हैं, जैसे कि सबस्ट्रेटम, टोपोग्राफी यानी कि जमीन का जो लेवल होता है, वो सारी चीजें, सॉइल का टेक्सचर, मिट्टी कैसी है, नमी कैसी है मिट्टी के अंदर, सॉइल की पीएच कैसी है, तापमान कैसा है, ऐसे कई कारक हैं जो हर स्थान पर एक से न होकर कैसे होते हैं, वो भिन्न होते हैं, डिफरेंट होते हैं। इन ऑब्जेक्शंस के चलते क्लीमेंट्स ने अपने लिटरेचर में कई नए टर्म्स जोड़े। उन नए टर्म्स को अपन एक एक लाइन में पढ़ रहे हैं, जैसे कि क्लाइमेटिक क्लाइमैक्स कम्युनिटी से जस्ट पहले की सक्सेशनल स्टेज, उसको उन्होंने नाम दे दिया सब क्लाइमैक्स। मींस एक क्लाइमैक्स आएगा, उससे जस्ट पहले की जो स्टेज आ जाएगी जो कि थोड़े टाइम के लिए स्टेबलाइज रहती है, उसका नाम दिया सब क्लाइमैक्स। इसी प्रकार सक्सेशन की किसी भी प्रावस्था, जिसको अपन नाम दिया था सेयर बायोलॉजी में, सेयर में क्या होता है कि माइक्रो क्लाइमेट यानी कि वो आवास जिसमें वो पर्टिकुलर स्पीशीज रह रही है, उसका माइक्रो क्लाइमेट कहलाता है, लोकल परिस्थितियां। उस माइक्रो क्लाइमेट के कारण या सॉइल या फायर इत्यादि के कारण से वो कम्युनिटी मान लीजिए स्टेबलाइज हो गई, फायर हो गया, कोई भी कारण हो गया जिसके कारण से उस माइक्रो हैबिटेट में, उस माइक्रो क्लाइमेट में एक पर्टिकुलर स्पीशीज जो है वो कई सारे मेंबर्स उसके स्टेबलाइज हो गए, उन्होंने वहां छोटी सी कम्युनिटी बना दी, तो उसको अपन नाम दे दिया उन्होंने शेयर क्लाइमैक्स। ये सारा काम क्लीमेंट्स का था अपनी बात को सही ठहराने के लिए। इसी प्रकार मनुष्य द्वारा प्रेरित जो डिस्टर्बेंसेस हैं, जैसे एग्रीकल्चर के एक्टिविटीज के लिए जमीन को साफ कर दिया, जंगल को काट दिया, या इंडस्ट्रीज डेवलप करने के लिए जंगल को काट दिया, है ना, रोड्स बनाने के लिए, ये सारी एक्टिविटीज होती हैं वो डिस्टर्बेंस को लीड करती हैं। और दूसरे जो जैविक कारक हैं जो उस पर्टिकुलर एरिया के जो क्लाइमेटिक क्लाइमैक्स को बाधक होते हैं, इनके बावजूद ये देखा गया है पारिस्थितिकी तंत्र में कि कई स्पीशीज जो होती हैं अपने आप को एक साथ एक कम्युनिटी के रूप में एस्टेब्लिश कर लेती हैं। प्रतिकूल परिस्थितियां सारी की सारी मनुष्य द्वारा प्रेरित डिस्टर्बेंसेस, अन्य बायोटिक फैक्टर जो उस एरिया में क्लाइमेटिक क्लाइमैक्स वाली प्रावस्था में बाधक होते हैं, सारी प्रतिकूल परिस्थितियां जो बाधक होती हैं क्लाइमेटिक क्लाइमैक्स पहुंचने में, उनके बावजूद स्थापित या स्टेबलाइज कम्युनिटी, उसको उन्होंने नाम दिया डिसक्लाइमैक्स, यानी कि डिस्टर्बेंस से ये शब्द लिया डिसक्लाइमैक्स, डिस्टर्ब्ड क्लाइमैक्स का एक नया नाम उन्होंने दे दिया। तो इस तरह से अपनी जो मोनोक्लाइमैक्स थ्योरी थी उसको सही ठहराने के लिए उसमें उन्होंने कई जो है वो बदलाव की और ये टर्म्स जोड़े। इन टर्म्स को अपन थोड़ा सा और देखते हैं, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे।